सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा यह मानना है कि फिजिक्स को अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो ये काफ़ी आपके लिए सिंपल एंड इजी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। इसी कड़ी में आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। स्टडी की सुविधा के हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को आप दो पार्ट में बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो फ्लूइड डायनेमिक्स और दूसरा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स को हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, जबकि फ्लूइड डायनेमिक्स को हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। फर्दर अगर फ्लूइड स्टैटिक्स को दो पार्ट में आप बांट लें, एक तो पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और दूसरा सरफेस टेंशन, तब भी आपके लिए काफ़ी आसानी का माहौल बना रहेगा। जबकि फ्लूइड डायनेमिक्स को विस्कोसिटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन के टर्म में पढ़ लें। एक बात कहना चाहेंगे, मास एंड फोर्स ने आपको डायनेमिक्स में काफ़ी मदद की थी। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क ने आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में काफ़ी मदद किया था। इसी तरह का क्वांटिटी आपको फ्लूइड के लिए भी ढूंढ लेना होगा, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर फ्लूइड के लिए हम मास की बात करें तो ये वॉल्यूम वाइज चेंज हो जाएगा, यानी वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा, तो ये उतना हेल्प नहीं दे पाएगा जितना हेल्प मास ने डायनेमिक्स में दिया था। तो अब वैसा ही क्वांटिटी को सर्च करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर फोर्स की बात करें तो फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई आप करेंगे तो चूंकि उसका शेप चेंज हो जाता है, इसलिए वह इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जो इफेक्ट फोर्स ने पार्टिकल डायनेमिक्स या सिंपल डायनेमिक्स में किया था। तो फोर्स और टॉर्क जैसा ही यहाँ भी एक क्वांटिटी ढूंढना होगा। चलिए तो वन बाय वन क्वांटिटी ढूंढने की ओर चलते हैं। पहला क्वांटिटी हम इसी सर्च में ढूंढ लेते हैं। यह क्वांटिटी है आपको डेंसिटी। जी हाँ, डेंसिटी वह क्वांटिटी है जो सेम रोल प्ले करेगा जो रोल मास ने प्ले किया था डायनेमिक्स में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने प्ले किया था रोटेशनल डायनेमिक्स में। डेंसिटी बहुत जाना पहचाना क्वांटिटी आपके लिए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप डेंसिटी कहते हैं। मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, और डेंसिटी को डिनोट करने के लिए आप रो का यूज करते हैं, यानी रो इज इक्वल टू एम बाय वी। डेंसिटी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। इसके एसआई यूनिट की अगर बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसे ग्राम पर सीसी भी कहते हैं। एक बात और, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml के बराबर होता है, यानी आप सीजीएस यूनिट में ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। बात आई अब 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और 1000 केजी पर मीटर क्यूब एक डेंसिटी जो काफ़ी फेमस है। ये फेमस है इसलिए क्योंकि ये वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है, और वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री के नीचे भी अगर टेम्परेचर है तो वाटर की डेंसिटी कम होती है, 4 डिग्री के ऊपर भी अगर टेम्परेचर है तो वाटर की डेंसिटी कम होती है। इस बिहेवियर को एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, जिसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा की जाएगी। तब तक फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक डेंसिटी कंपैरिजन की बात है तो हम एक काम करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट, एक स्टील, एक वुड और एक एयर ले लेते हैं। तीनों के वॉल्यूम इक्वल कर लेते हैं इन 1 मीटर पर क्यूब। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो स्टील के केस में आपको जो मास मिलेगा यूनिट वॉल्यूम का वो 7800 kg, यानी इसकी डेंसिटी 7800 kg पर मीटर क्यूब हो गई। जबकि वुड के केस में 1 मीटर क्यूब का मास आपको 500 kg मिलेगा। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी 500 kg पर मीटर क्यूब हो गई। और यही अगर हम तुलना एयर के साथ करते हैं, एयर काफ़ी रेयर होता है, तो वैसे केस में 1 मीटर क्यूब एयर का जो मास होगा लगभग 1.2 kg के आसपास, और इसीलिए इसकी डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब होगी। एक और मिलता जुलता क्वांटिटी जो कि एक नाम तो इसका काफ़ी फेमस है, हम जानते हैं, दूसरा नाम उतना कॉमन नहीं है,
और दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है, जबकि बात ऐसी नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी की चर्चा आपसे हो रही थी। अब चलिए बात करें, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट तो कट जाएगा, तो यूनिटलेस हो जाएगा, और साथ ही साथ डायमेंशनलेस भी हो जाएगा। यानी रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आगे की तरफ जब हम बात करते हैं तो CGS में अभी बात कर रहे थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर cc होगा। तो वैसे केस में आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप आयरन की रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो 7.8 होता है, और इसलिए इसकी डेंसिटी CGS यूनिट में 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। जबकि मरकरी की बात करें तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होता है, और इसलिए इसकी डेंसिटी इन CGS 13.6 ग्राम पर cc होगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी की मेजरमेंट की बात करें तो इसके लिए एक डिवाइस है, और वह डिवाइस है हाइड्रोमीटर। तो चलिए, डेंसिटी से काफ़ी हद तक हमारा परिचय प्राप्त हो गया। होपफुली ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम लोग उस क्वांटिटी की बात कर रहे थे जो फ्लूइड के मोशन को कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा, और इसके लिए आपको मैंने बताया था फोर्स या टॉर्क जैसा ही कोई क्वांटिटी चाहिए। तो यह क्वांटिटी है यहाँ पर प्रेशर। जी हाँ, प्रेशर, जिसको आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यह एक काफ़ी सिंपल क्वांटिटी है जिसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और जहाँ तक थ्रस्ट की बात है तो थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है जो नॉर्मल टू द सरफेस काम करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस काम करता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, यानी P इज इक्वल टू F बाय A लिख सकते हैं। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, जैसा कि मैंने कहा। बिकॉज थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स है तो उसके डायरेक्शन को हमने बांध दिया, एरिया भी डायरेक्शनलेस है। तो वैसे केस में दो डायरेक्शनलेस क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वह भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। और SI यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल के नाम से भी जानेंगे, और साथ ही साथ CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पास्कल और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रिलेशन भी आप देख लीजिएगा। ऐसे प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, जिस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। जी हाँ, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करता है। अब बात हुई प्रेशर के मेजरमेंट की, तो थोड़ा सा हमें इसके एक्सप्रेशन की भी बात करनी पड़ेगी। मैंने बताया फ्लूइड के केस में प्रेशर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और फ्लूइड में सबसे कॉमन फ्लूइड लिक्विड, हाँ एयर और लिक्विड दोनों को मिलाकर ही फ्लूइड कहते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, जैसा कि प्रेशर के बारे में फॉर्मूला आपने पढ़ा थ्रस्ट बाय एरिया, जिसको आप F बाय A भी लिख सकते हैं। एक काम करें, एक लिक्विड ले लें। लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इमर्ज करेंगे तो उस पर एक खास डेप्थ पे सभी डायरेक्शन से प्रेशर एक्ट करेगा। अब उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर एक्ट करेगा, तो इसके लिए एक काम करें, एक लिक्विड के अंदर ही लिक्विड का इमेजिनरी सिलेंडर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एज्यूम कर लें, और इसका वेट जो नॉर्मल टू दी बेस mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये कैलकुलेट कर लें, ये थ्रस्ट का काम करेगा। बेस एरिया को हमने A ले लिया। तो वैसे केस में ये आपको mg बाय A प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जितने कम वेरिएबल एक्सप्रेशन में रहें सहूलियत उतनी ज़्यादा होती है, सुविधा उतनी ज़्यादा होती है। मास भी यहाँ पर वेरिएबल हो रहा है, क्योंकि हम चाहें तो ये जो सरफेस लिए हैं इसका एरिया कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ओबियस है। तो इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों साइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में h मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से एरिया इंटू हाइट
ये जो आपने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की बात की है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगला स्टेप में आप A इंटू एच को भी लिख दिए, और थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था m/v इज इक्वल टू रो, यानी ये P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी ये क्या दिया आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड इज इक्वल टू रो जी इंटू एच, जहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच डेप्थ है। प्रेशर को हम गेज प्रेशर, इस प्रेशर को हम गेज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक और प्रेशर जो काफ़ी फेमस है आपके लिए वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी डिटरमाइन कर लें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए टोरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 1 मीटर लॉन्ग एक ग्लास ट्यूब लिया और उस ग्लास ट्यूब में फुल्ली मरकरी भर दिया, और मरकरी भरने के बाद से उसके माउथ को टैप करके एक दूसरे कंटेनर जिसमें पहले से मरकरी भरा हुआ था में ले जा करके इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, और वहाँ से फिंगर को हटा दिया, मतलब माउथ को ओपन कर दिया। अब ऐसे केस में जो हाइट मरकरी में था वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, फ्लक्चुएट करने के बाद वो एक खास हाइट पे जाकर के स्टॉप हो गया, जिस हाइट को यहाँ पर दिया हुआ है 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। उन्होंने जब इस ऊपर वाले पार्ट को तोड़ा तो मरकरी फिर जा करके इक्वल लेवल पे सेटल हो गया। उनका कहना था, उनका सोचना था ये राइज इन हाइट इन कॉलम किस वजह से हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो पहला पार्ट है यहाँ पर, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है। उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, चूँकि यहाँ पर ऊपर में वैक्यूम बन गया है, तो उस प्रेशर के चलते इस ट्यूब में मरकरी रेज कर गया और एक हाइट तक गया, जिस हाइट तक उसको बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर मिला। यानी ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी कॉलम। उनका यह मानना और भी स्ट्रॉन्ग हो गया जब उन्होंने इस पाइप को थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ टिल्ट किया, तब भी वो हाइट 76 सेंटीमीटर ही रहा। यानी अब उन्होंने प्रेशर कैलकुलेट किया रो जी एच के फॉर्मूला से। रो का वैल्यू मरकरी के केस में आपको बताया गया था 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने एसआई में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पर 100 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो वैसे केस में हमको ये जो फाइनल रिजल्ट मिला 1.013 × 10⁵ पास्कल, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला। अच्छा, यहाँ पर एक और यूनिट डिफाइन किया गया 1 टोर, टोरिसेली के नाम से। तो यह 1 टोर जो प्रेशर था, ये प्रेशर ड्यू टू 1 मिलीमीटर ऑफ एजी कॉलम। और यहाँ भी जब वैल्यू रखा गया तो रखने के बाद से आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर 133.3 पास्कल आया। एक और यूनिट है 1 बार 10⁵ पास्कल, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा छोटा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बैरोमीटर से मेजर किया जा सकता है। और अब अगर हम उसी लिक्विड की बात करें जहाँ पर हम प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो एक खास डेप्थ पे नेट प्रेशर कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट से यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, और उसके डेप्थ के कारण जो प्रेशर होगा वह प्रेशर रो जी इंटू एच, यानी पी नेट इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच। यह भी एक्सप्रेशन, एक बढ़िया एक्सप्रेशन आपके हाथ लगा। चलिए आगे अगर हम देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द लिक्विड क्या होगा। तो हम टॉप सरफेस से 2 हाइट, एक H1 और टॉप सरफेस से दूसरा हाइट H2 ले लेते हैं। तो H1 पे आप P1 प्रेशर रो जी H1 निकाल लीजिए, H2 पे प्रेशर P2 इज इक्वल टू रो जी H2 निकाल लीजिए। और जब प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो रो जी H2 माइनस रो जी H1, रो जी को कॉमन लेकर के H2 माइनस H1, यानी H2 माइनस H1 फिर से डेल्टा H, क्योंकि P2 माइनस P1 डेल्टा P था। यानी प्रेशर डिफरेंस
डेप्थ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इसको नेट प्रेशर के टर्म में भी कैलकुलेट करके देखें तो डेल्टा पी इक्वल टू P2 नेट माइनस P1 नेट, और ऐसे केस में आप एक्सप्रेशन पुट कर दें तो यहाँ पर P नोट कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये भी रो जी डेल्टा H के बराबर ही होगा। यानी ये गेज प्रेशर आप किसी तरह से भी मेजर करें आपको सेम ही मिलेगा। प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द लिक्विड का एक्सप्रेशन रो जी इंटू डेल्टा H। ओके, गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम यूज करते हैं, वो डिवाइस कहलाता है मैनोमीटर। होपफुली आपको यहाँ तक की टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। अगला टॉपिक अगली बार। थैंक यू।